आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में मैं आपको पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटा उर्दू ऐसे लिखने का तरीकाकार इस वीडियो में दिखाऊंगा। आपको कुछ अहम तरीन टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगा। मज़ीद आपने उर्दू ऐसे में 90 प्लस नंबर किस तरह लेने हैं यह भी आपको इसी वीडियो में दिखाने वाला हूं। तो काइंडली आपने इस वीडियो को लाजमी आखिर तक वॉच करना है। अगर आप लोग इस वीडियो की मुकम्मल हदायत को फॉलो कर लेते हैं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप लोगों के 90 प्लस उर्दू ऐसे में नंबर आ सकते हैं। इंसान जो कर सकता सोच सकता है वो कर भी सकता है, लेकिन उसके लिए मेहनत ज़रूरी है। अब बात करते हैं आउटलाइन। आउटलाइन के लिए मजमून के बुनियादी नुकात को तरतीब से लिखें। हर नुक्ता मुख्तसर मगर जामिया होना चाहिए। आप लोगों ने एक चीज़ याद रखनी है कि आपने जो भी मजमून लिखना है, ठीक है, आपने उसको तरतीब के साथ लिखना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपने तारुफ लिखा है, तारुफ के बाद प्रेजेंट सिचुएशन, उसके मकासद या अहमियत लिखी, फिर उसके बाद आपने उसके इफ़ेक्ट लिखे, ठीक है, उसके नेक्स्ट आपने उसमें रुकावटें कौन सी हैं ये आपने लिख दी, फिर उसके बारे में आपने तजावीज़ात लिख दी, फिर आपने हरफ आखिर लिख दिया, ठीक है। तो आपने इस तरह तरतीब रखनी है और मुख्तसर की पॉइंट भी लिखनी है। ये तो मैंने मेन पॉइंट आपको बताए हैं। मेन पॉइंट में कम से कम आपके 2 की पॉइंट शार्ट भी होने चाहिए, ठीक है। तो आपने वो तरतीब के साथ लिखने हैं। ये ना हो कि आप आगे प्रेजेंट सिचुएशन को आखिर पर लेकर आ रहे हों और सजेशंस को यानी तजावीज़ात को आप शुरू में लेकर आ रहे हैं। ये काम नहीं करना, एक बात होगी। और दूसरी बात, आपने हर की पॉइंट को मुख्तसर और टू द पॉइंट और रेलिवेंट लिखना है, टॉपिक के रेलिवेंट होना चाहिए। ये ना हो कि आप लोग कोई इररेलिवेंट पॉइंट आउटलाइन में डाल दें और वो वहाँ पर ही आपको ऐसे में फेल करके आपको घर भेज देगा। ये हकीकत है, आपको घर भेज देगा, ठीक है, क्योंकि उसके पास पेपरों की लाइनें लगी होती हैं चेक होने के लिए, और वो उसी बंदे को पास करता है जो आउटलाइन में अच्छा मटेरियल लिखता है। आपने आउटलाइन के हवाले से ये बात याद रखनी है कि आपने फ्रेज फॉर्म में लिखना है, मतलब आपने मुहावरात की शक्ल में लिखना है आउटलाइन को, ठीक है, जुमले की सूरत में नहीं लिखना, ठीक है, उर्दू जुमले को, क्योंकि अगर ग्रामर की मिस्टेक निकल आई तो वो वहां पर ही आपको पकड़ लेगा और वहां पर ही फेल कर देगा, ठीक है। तारुफ की बात करें तो तारुफ आपने इसमें ब्राइट स्टार्ट लिखना होता है। अब होता ये है कि स्टूडेंट को पता ही नहीं है ब्राइट स्टार्ट क्या होता है। ब्राइट स्टूडेंट स्टार्ट जो है वो ये है कि आपका ऐसे का जो टॉपिक है, जो जो थीम है ऐसे का, उस मौजू को आपने पहले सेंटेंस में लिखना है, ठीक है। उस मौजू का मुकम्मल आपने सेंटेंस बनाना है। ये आपका ब्राइट स्टार्ट है। दूसरी बात, पस मंज़र। अगर आप उसके बारे में जानते हैं पस मंज़र तो वो आप लिखें। अहमियत बयान करें, अहमियत बयान ना करें, ठीक है। अगर आप आउटलाइन में अहमियत का पॉइंट दे चुके हैं तो फिर ना लिखें। अगर नहीं लिखा अहमियत और प्रेजेंट सिचुएशन, ठीक है, तो फिर आप बेशक लिख दें। मतलब आपने अगर आउटलाइन में लिखा है कि डैश के मकासद या अहमियत, ठीक है, तो फिर आप तारुफ में नहीं लिखेंगे बल्कि अलग से एक पैराग्राफ उस पर लिखेंगे, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। अगर नहीं समझ आई तो वीडियो को अगेन समाप्त कीजिएगा। मजमून के दायरे कार का तयन करें। हाँ जी, जो जो आउटलाइन आपने लिखी है, आउटलाइन में जो जो पॉइंट आपने लिखा है आपने उसको एक एक लाइन में स्टेप बाय स्टेप लिखना है और कनेक्टर्स की रोशनी में लिखना है, ठीक है। आगे बात करते हैं मुतलका कलीदी नकात। सिर्फ वही नकात शामिल करें जो मौजू से बराह रास्त मुतल्लिक हो। गैर ज़रूरी तफसीलात और गैर मुतलका मालूमात से मुकम्मल तौर पर आपने परहेज़ करना है। ये बात याद रखिएगा कि आपने टू द पॉइंट चीज़ें लिखनी है और इसके अलावा आपने कोई भी इररेलिवेंट पॉइंट नहीं ऐड करना। ये याद रखिएगा, अगर आउटलाइन में आपने इररेलिवेंट पॉइंट लिख दिया तो वो वहाँ पर ही आपको फेल करेगा, ठीक है। तो आपने आउटलाइन में कोशिश करनी है कि रेलिवेंट पॉइंट लिखें और बॉडी में भी वही पॉइंट लिखें, ठीक है। ये ना हो कि बॉडी में आप कुछ और लिख रहे हैं, आउटलाइन में कुछ और का लिख रहे हैं, तो वो आपका ऐसे फेल करेगा क्योंकि आप डी ट्रैक हो गए। आपने आउटलाइन में दुरुस्त लिखा लेकिन आगे बॉडी के अंदर आपने
कुछ और लिख दिया, तो वो डी ट्रैक की वजह से आपको फेल करेगा कि आपने लिखना कुछ और था, लिख कुछ और दिया है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। ये उर्दू ऐसे में और इंग्लिश ऐसे में वो यही चीज़ देख रहा होता है। तो आपने कोशिश करनी है कि सिर्फ और सिर्फ रेलिवेंट जो चीज़ें ऊपर लिखी हैं उन्हीं का जिक्र बॉडी में करें, लेकिन आउटलाइन में जो चीज़ें लिख रही हैं वो रेलिवेंट और टू द पॉइंट टॉपिक के होनी चाहिए, और इसके अलावा तरतीब के साथ होनी चाहिए। और आपको ये भी बता दूं कि वो हकीकत पसंदाना होनी चाहिए। ये ना हो कि हो तो उस टॉपिक के बारे में लेकिन रेलिवेंट वो हकीकत पसंदाना ना हो, तो वो वहाँ पर भी फेल कर सकते हैं। ठीक है, मुकम्मल कलीदी नकात, हर नुक्ता वाज़िया और जामिया होना चाहिए, तरतीबवार और अंदाज में तहरीर किया गया हो, और मजमून में वज़न होना चाहिए। आपका हर नुक्ता, हर आइडिया बामायनी होना चाहिए और वज़न वाला होना चाहिए। आप जो बात करते हैं तो आपकी बात में वज़न होना चाहिए, ये बात मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, मतलब आप ऐसे में जो भी की पॉइंट कोई भी पैराग्राफ लिख रहे हैं, आपने उस पैराग्राफ में जो भी चीज़ लिखनी है उसमें उस बात में उस चीज़ में वज़न होना चाहिए। ठीक है, रेलिवेंट भी होना चाहिए, वज़न भी होना चाहिए और वाजिया भी होना चाहिए। ये ना हो कि आप कम्प्लेक्स वे में लिख रहे हो। एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं है कि आपका एक पैराग्राफ बार बार पढ़े। आप सिंपल वाजिया अल्फाज में उसे बयान करें और अपने मौक़िफ़ को वाजिया करके पेश करें, ताकि उसे पता चले कि आप रेलिवेंट लिख रहे हैं या नहीं। अगर कम्प्लेक्स लिखेंगे वो इररेलिवेंट की वजह से फेल कर देगा, वो दोबारा नहीं पढ़ेगा, बेशक आपका मायने ठीक था। ठीक है, तो कोशिश करें सादा और वाजिया अल्फाज में अपना मौक़िफ़ आपने बयान करना है, और इसके अलावा तरतीब के साथ आपने लिखना है, और उस बात में आपकी वज़न होना चाहिए। ठीक है, मुकम्मल नकात आपने लिखनी है, एक पॉइंट भी आपने बॉडी पैराग्राफ में नहीं छोड़ना। आउटलाइन में अगर दो का जिक्र किया तो दोनों ही लिखें। ये ना हो कि एक पॉइंट ज़्यादा लिख रहे हैं, एक पॉइंट कम लिख रहे हैं। ये बात इस बात की निशानदही करती है कि आपको एक पॉइंट पर तो गिरफ्त है, दूसरे पॉइंट पर गिरफ्त नहीं है। ठीक है, एक चीज़, और दूसरी बात कि इससे मौजू भी तब्दील हो जाता है, तो आपने इन चीज़ों से बचना है। मुतलका हकाइक, अदाद शुमार और इख्तबासात का इस्तेमाल, आप लोगों ने कोशिश करनी है कि अपने ऐसे में मुतलका फैक्ट्स एंड फिगर, अदाद शुमार, ठीक है, हकाइक, एक और कोटेशन का इस्तेमाल करना है। मशहूर शख्सियात होनी चाहिए, और कोशिश कीजिएगा कि जो लोग मर चुके हैं उनका जिक्र कीजिएगा। ठीक है, ये ना हो कि आप जिंदा लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिंदा लोगों की कोई अहमियत नहीं है। आगे समझ, दुनिया में इंसान जलील होने के लिए आया है एक किस्म का, ये याद रखिएगा। तो आप लोगों को सिंपल सी बात बता रहा हूँ कि आपने अदादो शुमार का जिक्र करना है। ठीक है, और अदादो शुमार आपके 2 साल पुराने होने चाहिए। 2 साल से ज़्यादा पुराने हुए तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। कोशिश करें कि आप 2024 और 25 के इनको शामिल करें अपने ऐसे में। एक बात होगी क्लियर, और दूसरी बात, कोटेशन आपने मार्कल के साथ लिखनी है। ठीक है, इन्वर्टेड कोमा का इस्तेमाल करना है। मज़ीद आपको ये बता दूं कि जिस बंदे का वो कॉल है उसका नाम लाजमी लिखें, ताकि पता चले जी कि इस बंदे को गिरफ्त है, ऐसे में इस बंदे ने तैयारी की हुई है। अगर आप उसका कॉल गलत लिख देते हैं, कोई किसी और का उठा के किसी और के नाम से रिलेट करते हैं, वो फेल करेगा। और रेलिवेंट भी होना चाहिए, यह भी याद रखिएगा। टू द पॉइंट और रेलिवेंट रहना है। ठीक है, एक अहम बात बता दूं, हाँ, 90+ नंबरों के हवाले से मैं आपको यही बता रहा हूँ कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ मेरे 6 ऐसे के नोट्स में से तैयारी करके जाएं। आपका ऐसे 90+ नंबरों के साथ पास होगा। उसकी मेन वजह ये है कि मैंने 6 ऐसे जो उनसे लिखे हैं, वो ऐसे लिखने के मुकम्मल जो असूल ज़वाबित हैं उनके मुताबिक है। 30 रूल्स हैं ऐसे लिखने के और चेक करने के, उनके मुताबिक मेरे ऐसे लिखे गए हैं 6, और ये 6 के 6 मसाइल पर लिखे गए हैं। अगर लिटरेरी ऐसे आ जाए या आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे आ जाए तो उसमें नहीं, डिस्क्रिप्टिव ऐसे में लिख, ऐसे के लिए एक्सेप्टेबल है मेरे नोट्स। डिस्क्रिप्टिव ऐसे वुमेन, डेमोक्रेसी, सोशल इवल्स, करंट अफेयर्स, एजुकेशन और साइंस के मसाइल पर है। आपको पता है
کہ جب بھی مسائل پر ایسے آئے تو اس میں ایفیکٹس آتی ہیں، کوزز آتی ہیں، سلوشنز آتے ہیں. تو آپ لوگوں کو بتا دوں سمپل سی بات کہ ایفیکٹس میں نے سب کی پوائنٹ 3 لکھے ہیں، آپ نے 2 اٹھا کے لکھنے ہیں ریلیونٹ. اور اس کے علاوہ کوزز پر میں نے 5 لکھے ہیں، آپ نے 3 اٹھا کے لکھنے ہیں. سلوشنز پر میں نے 5 لکھے ہیں، آپ نے 3 اٹھا کے لکھنے ہیں. انہی کے مطابق آپ نے آؤٹ لائن لکھنی ہے، انہی کے مطابق آپ نے انٹرو لکھنا ہے، انہی کے مطابق آپ نے کنکلوژن لکھنا ہے. ٹھیک ہے. اور آپ نے صرف ترتیب کے ساتھ اور کنیکٹرز کے ساتھ لکھنا ہے. سمپل سی بات ہے، سادہ سا یہ طریقہ ہے ایسے لکھنے کا. اگر آپ لوگ میرے نوٹس میں سے تیاری کریں گے تو 90+ نمبر آئیں گے. اگر خود تیاری کر کے جائیں گے، اچھا پڑھ کے جائیں گے، تو پھر کبھی نمبر نہیں آئیں گے. اب اس کی مین وجہ یہ ہے کہ آپ نے وہ خود لکھے ہیں، اور وہ 30 رولز جو ایگزامینر آپ سے ایکسپیکٹ کر رہا ہے آپ نے ان کے مطابق نہیں لکھا. ٹھیک ہے. بے شک آپ کی تیاری تھی، آپ نے اچھا تیار کیا. اور جن لوگوں نے صرف پاسنگ نمبر لیے ہیں اور ان کو آگے نمبر چاہیے، تو وہ لوگ لازمی طور پر میرے نوٹس میں سے تیاری کر کے جائیں. کیونکہ اگر 40 نمبر ان کے جی کے میں ہیں تو 45 نمبر اگر ان کے انگلش اور اردو ایسے میں آ جاتے ہیں تو وہ ٹوٹل 85 مارکس آ گئے اور ان کا انٹرویو کے لیے نام آ سکتا ہے. آگے بات کرتے ہیں نتیجے کی. تو مضمون کا خلاصہ جو انسا ہے، اس میں آپ نے جو پوائنٹ آؤٹ لائن میں لکھے ہیں یا باڈی میں لکھے ہیں انہی کا ذکر آپ نے کنکلوژن میں کرنا ہے. سمپل سی بات ہے، کنکلوژن لکھنے کے 2 طریقے ہیں. ایک انٹرو سے لے کر کنکلوژن سے لاسٹ والا پیراگراف، سیکنڈ لاسٹ پیراگراف جسے ہم کہتے ہیں، اس کی سمری لکھنی ہے. یا پھر آپ سمپل سی بات نہیں سمجھ آ رہی تو سمپل سی بات ہے، آؤٹ لائن کی آپ نے سمری لکھ دینی ہے انٹرو میں. مطلب مکمل خلاصہ آپ نے لکھ دینا ہے انٹرو والا، آؤٹ لائن والا. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ پر امید لاسٹ پہ رہنا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح ڈیش کے مسائل حل کیے جا سکتے ہیں، یا پاکستان ترقی پذیر یا ترقی یافتہ ممالک میں شامل ہو سکتا ہے. اس طرح پر امید رہنا ہے. ٹھیک ہے. مایوسی نہیں دکھانی آپ نے آخر پہ. یہ آپ کو میں نے 6 ٹپس اینڈ ٹرکس بتائی ہیں. اگر ان 6 ٹپس اینڈ ٹرکس کو فالو کر لیتے ہیں پھر بھی آپ کا ایسے ٹھیک ہو جائے گا. اگر آپ لوگوں کو یہ ہے کہ سر اپنے نوٹس بیچنے کے چکر میں ہے، تو اللہ کے بندو آپ لوگوں کے لیے یہ جو مٹیریل میں نے بنایا ہے، یہ چیز دیکھیں کہ 2 منٹ میں نے ایڈورٹائزمنٹ کی ہے اور 20 منٹ کی ویڈیو تقریباً بنائی ہے، 8 گھنٹے لگا دیے ہیں. تو یہ یاد رکھیے گا میں ایڈ بھی لگا سکتا تھا. آپ لوگوں کو مٹیریل پرووائڈ کرنا، آپ کو لیکچر پرووائڈ کرنا مقصد تھا. تو کائنڈلی اپنی زبانوں کو تھوڑا، جو تنقید نگار ہوتے ہیں نا، تو ان کے لیے میری ریکویسٹ یہی ہے کہ آپ اتنے قابل ہیں تو آپ خود یہ کام کر لیں. آگے جی، گرامر کی غلطیوں کی بات کریں تو جملوں کی ساخت درست رکھیں، الفاظ کا درست انتخاب کریں، جملوں کا درست انتخاب کریں، اور املا کی غلطی نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ سادہ اور مؤثر زبان ہونی چاہیے. آپ کی بات میں وزن ہونا چاہیے. آپ مختصر ترین جملے بے شک استعمال کریں، لیکن اتنے شارٹ بھی نہ کریں کہ وہ 1 کلاس کے ایکول ہوں. اتنے ضرور ہوں کہ انٹر یا گریجویشن لیول کے ہوں. جملے کم سے ایک جملہ جو ان سے نا، ایک سنٹینس وہ 10 الفاظ پر لازمی مشتمل ہو. یہ نہ ہو کہ آپ کا ایک جملہ 3 الفاظ پر مشتمل ہو. یہ کام نہیں کرنا. آپ نے اتنا چھوٹا بھی نہیں لکھنا، اور جملہ اگر لکھنا بھی ہے تو آپ کوشش کیجئے گا 10 الفاظ پر کم سے کم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. ایک جملہ. اور اس میں آپ نے یہ چیز بھی یاد رکھنی ہے کہ اس میں گرامر کی مسٹیک نہیں ہونی چاہیے اور املا کی غلطی نہیں ہونی چاہیے. اور آپ لوگوں کو اگر یہ طریقہ اچھا لگا، یہ ٹپس اینڈ ٹرکس پسند آئے، تو لازمی ویڈیو کو لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا. اور اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی تو ویڈیو کو اگین سماعت کیجیے گا. تو ملتے ہیں اس طرح کی نیکسٹ انفارمیٹیو ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا خاص خیال رکھیے گا، اپنے سے زیادہ دوسروں کا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. پاکستان پائندہ باد.